जून 2024 के लिए अगर आप लोग पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस प्लस एनटीए की जो अपडेटेड पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, उसके साथ में लेके आऊंगी। साथ ही साथ पुरानी सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। पर्सनलाइज्ड कोर्स हो गया, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसमें आपकी सारी की सारी जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। रचना मैम एजुकेशन लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीति मैम है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। कैसे लेना है, जाना है आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। प्राइस क्या है, अभी की प्राइस सबसे नॉमिनल प्राइस है, कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ये कोड आप लोगों को लगाना है। अगले 7 दिन के लिए आपके पास में एक्सेस है, 18 तारीख से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 3 तरीके के या 3 टाइप से हम लोग पॉल्यूटेंट्स पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एयर पॉल्यूशन की, देखो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी ज्यादा, बट आप सब लोग जानते हो पॉल्यूशन क्या होता है। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज है हम सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी हो, बट कोई भी चीज अपनी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा जब एनवायरनमेंट में हो जाती है तो उसको हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी था। बट अब कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा मात्रा हो गई, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो हो गई है, इसकी वजह से वो हमारे लिए नुकसानदेही है। बिल्कुल वैसे ही जितने भी पॉल्यूशन है, चाहे आप लोग एयर देख लो, चाहे वाटर देख लो, कोई भी देख लो आप, सबके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, बस उनकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो गई, इसके लिए वो डेंजरस हो जाते हैं। अब यहां पर ये समझना है कि जो 3 टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं एयर के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं जो गैशियस होते हैं, एक हो जाते हैं आप लोगों के पर्टिकुलेट मैटर वाले, और एक होते हैं आपके रेडियो एक्टिव। तीनों से ही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करूं तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आज एयर पॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूं। ऐसे ही कल के दिन में वाटर पॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगी, बट गैशियस, पार्टिकुलेट और रेडियो एक्टिव तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन तीनों में कौन कौन से आते हैं, एक एक करके सर अच्छे से समझते हैं। ये एक डायग्राम था जो मुझे आप लोगों के लिए मिला, और बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बहुत अच्छे से बताता है सारी चीजें। इसकी टेबल भी मैं आपको दे दूंगी सो दैट आप रिवाइज करो, बट फिलहाल आप इसको ध्यान से देखो। देखो ये हमारा पूरा का पूरा एक आपका एनवायरनमेंट को शो कर रहा है, काइंड ऑफ अ स्नैपशॉट है हमारे एम्बिएंट एनवायरनमेंट का, जिसमें 2 तरीके के पॉल्यूटेंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एक जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी को हम डायरेक्ट भी बोलते हैं और सेकेंडरी को हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ज्यादा सीवियर होते हैं, क्योंकि ये जो है ये एनवायरनमेंट के अंदर इनडायरेक्टली मौजूद होते हैं और इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, या इनसे बचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो ज्यादा सीवियर कौन से होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। तो एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सीवियर। वैसे बच्चों वाली चीज है, सब लोग जानते होंगे, बट स्टिल मेरा काम है बिल्कुल बेसिक से समझाना, तो यही कर रही हूँ। प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्राइमरीली डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, बट इनसे कहीं ज्यादा हार्मफुल जो है वो आपके सेकेंडरी होते हैं, जिसमें आपका सल्फर का ट्राईऑक्साइड आता है, नाइट्रिक हो जाता है, नाइट्रिक एसिड आप लोगों का, H2SO4 हो जाता है, ओजोन आप लोगों की आ जाती है, पर्टिकुलेट मैटर्स आप लोगों के आते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, इसमें से पिछले साल आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, है ना, अमोनियम हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें हो जाती है। अब देखो ये सभी चीजों की अगर हम लोग बात करें तो आपको VOC भी याद रखना है। VOC ये किससे बनता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये हाइड्रोकार्बन से बनता है जी। अब देखो जहां पर भी ऑर्गेनिक वर्ड आ जाता है, पहले भी मैंने आपको सिखाया था, हाइड्रोजन और कार्बन जहां साथ में आ जाए वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इन दोनों के मिक्सचर से ही बन जाता है। और ये भी याद रखना है कि फोटोकेमिकल प्रोसेस जो होती है ना, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फोटोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में बदल जाते हैं। अब ये फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में बन जाते हैं। अपने आप कह सकते हो कि ज्यादा सीवियर फॉर्म में, जिसको हिंदी में हम शायद विकसित रूप भी बोल सकते हैं, और भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हमारे सामने होते हैं, और इनसे जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल चीजें होती है। अब अगर रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एरोप्लेन्स, यानी कि ये जो धुआं निकलता है, इनसे हमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे सीवियर यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा ये जितने भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं सारे के सारे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, आपका मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अमोनिया हो गया आप लोगों का, अमोनिया भी बड़ा सीवियर माना जाता है जी। वॉल्केनो से, वाइल्ड फायर से, इन सब चीजों से निकलता है। एग्रीकल्चर से हो गया, फैक्ट्री से हो गया, व्हीकल एग्जॉस्ट से हो गया, आपका टाउन्स एंड होम से हो गया, ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जो होता है, ठीक है, शिपिंग से आप लोगों का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी ऑफकोर्स पोल्यूशन तो होता ही है, सारा धुआं जो निकलता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें ये डायरेक्ट सोर्स है और इनसे प्राइमरी बनता है। इनका जब सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाता है तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर बदल जाते हैं।
नाम याद रखने हैं सेकेंडरी और प्राइमरी के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। अब ये टेबल आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे क्या कहा जा रहा है कि पॉल्यूटेंट्स कितने टाइप से हैं और क्या क्या इनके नाम हो सकते हैं और क्या क्या इनके डिस्क्रिप्शन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी वो क्या होने वाली है, देखो यहाँ पर कहां से ये आते हैं, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहां से ये आते हैं। तो देखो जहां से आते हैं उसके भी यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी हमने पढ़ा, तो आप सब लोग ने देखा कि जैसे मैंने ऑक्साइड ऑफ सल्फर बता दिया, नाइट्रोजन बता दिया, ग्राउंड ओजोन बता दी, एसिड रेन बता दिया, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गए। अब ये कहाँ पर डिस्पोज होते हैं, तो देखो एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे आप सब लोगों को पता होगा अच्छे से प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सभी लोग जानते हैं, पॉलिथीन बैग्स है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आम जीवन में भी सुनी है, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बनते हैं। और बायोडिग्रेडेबल जैसे कि आप लोगों का सीवेज वेस्ट हो गया, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीवियर वाटर पोल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा सीवियर कौन पॉल्यूटेंट है, तो वो सीवेज ही सबसे ज्यादा ही मात्रा के अंदर माना जाता है सीवियर। अब ये जो है ये डिग्रेड हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल क्यों, क्योंकि जो माइक्रोबल्स हैं आप लोगों के, इनके थ्रू ये डिग्रेड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, ये क्या करते हैं, बहुत लंबा समय लेते हैं डिग्रेड होने के लिए, कंपोज नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होते हैं ये। इसके अलावा आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं। तो देखो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स जैसे आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये अपने नेचुरल फॉर्म के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये नेचर के अंदर प्रेजेंट है, पर इनकी जो थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन है ये उसके बियॉन्ड हो गए, इसलिए बहुत ज्यादा मान गए हैं। फिर आता है आप लोगों का आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट्स, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो जिनको आप एंथ्रोपोजेनिक भी बोल सकते हो, इनको हम एंथ्रोपोजेनिक भी बोल सकते हैं, ह्यूमंस ने इनको बनाया है। जैसे कि हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, डीडीटी आप लोगों का हो गया, डीडीटी की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत सिंपल है, ठीक है। और फिजिकल फॉर्म की एक्सिस्टेंस की बात करूं तो पार्टिकुलेट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सीवियर आपका एयर पोल्यूशन में यही है। और फिर गैशियस पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं, तो लेड हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड्स हो गए, नैनो पार्टिकल्स हो गए आप लोगों के, और उसके अलावा ये सारे तो होते ही हैं हमारे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं। देखो मैंने कोशिश यही करी है कि एकदम फेयरली आप लोगों को बता दूं, यही चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे पहले बात करते हैं। केमिकल फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, SO2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी बेसिक। अब ये आता कहां से, ये आता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है जी। थर्मल का मतलब ही यही होता है क्या, जहां पे कंबंशन प्रोसेस होती है, तो कोल का जहां कंबंशन होता है वो पेपर से, मेटेलिक स्मेल्टिंग से, इन सभी इंडस्ट्री से भी ये मिलता है आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट किस में कंट्रीब्यूट करता है, स्मॉग के अंदर। सभी लोग जानते हैं स्मोक प्लस फॉग, ये दोनों मिलके स्मॉग बना देते हैं। एसिड रेन के अंदर एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है और आप एक नाइट्रिक एसिड होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों ही मेजर कारक होते हैं, तो एसिडिक रेन भी इसकी वजह से होती है, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कह सकते हो सबसे कम पीएच इसी एसिड का होता है। आई और थ्रोट इरिटेशन इससे होता है, डिजीजेस बता रहे, कफ होती है, एलर्जीज इससे हो जाती है, इंपेयर एंजाइम्स फंक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बड़ी प्रॉब्लम ये करता है। और साथ ही साथ जो हमारा लंग्स है, हमारे जो लंग्स हैं और लंग्स के जितने भी आप लोगों की देखो वैक्यूल्स हो गए, जितने भी आपकी ब्रोंकाइटिस है, इनको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उनके अंदर चला जाता है, और उनका जो फंक्शन है गैसेस का जो एक्सचेंज करना है, CO2 से O2, O2 से CO2, इसके अंदर ये तकलीफ पहुंचाता है। इसीलिए ज्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको इसी से होती है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, वही पुराना क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता अब तो इतना पूछेगा, पर ताजमहल क्यों आप लोगों का पीला पड़ता जा रहा है, तो वो भी यही कारण होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है आप लोगों का कि ये जो होता है ये होता कैसे है, तो ये पंजेंट होती है इसकी स्मेल, साथ ही साथ ये कलरलेस होता है, और ये ज्यादातर आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भी निकलता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से निकलता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है उससे भी निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। जितने भी बात की जाए तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी इश्यूज आपको ध्यान रखने, प्री मेच्योर डेथ आप लोगों की यहाँ पर होती है, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम पे भी ये थोड़ा बहुत इफेक्ट आपका डालता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले साल आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पंजेंट स्मेल और कलरलेस को लेकर, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैट पॉल्यूटेंट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है ये चीज याद रखिएगा, पंजेंट स्मेल होती है इसकी और ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपके आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की एक पूरी की पूरी टेबल थी जो मुझे मिली, और ये .org वेबसाइट से ही मैंने निकाली, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो अलग अलग फॉर्मूले इनके होते हैं, ठीक है,
और उनके अकॉर्डिंग का नाम भी आपको याद रखना है, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है। जैसे कि आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड इसे हम लोग बोलते हैं, ये कलरलेस होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। बहुत ही मजेदार सवाल है, एग्जाम में आपके बनने वाला क्वेश्चन है। देन आपका आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, बट नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं। N2O2 इसको ही बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड भी बोलते हैं। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और NO हमको मिल जाता है, तो एक्चुअली में हमको NO ही पता है, वैसे N2O2 भी हो सकता है। ये भी कलरलेस होता है और ये स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होता है। आप लोगों से रेंज भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, तो याद रखिएगा जिसके अंदर O का एक ही मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा। देन अगर मैं बात करूं तो N2O3 हो जाता है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होता है, ये ब्लैक सॉलिड कलर का होता है, कलरलेस नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है वाटर के अंदर। देन आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे फेमस, और ये अगर मैं बात करूं तो रेड ब्राउन गैस होती है, वाटर सॉल्युबल बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर होता है, और इससे भी ज्यादा होता है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो कलर भी याद रखने हैं सभी ऑक्साइड्स के, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है लाफिंग गैस के बारे में, तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बट आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, जो आप लोगों का N2O होता है ना, ये आप लोगों का क्या कहता है, लाफिंग गैस भी कहलाता है, ये भी याद रखना है। चलिए जी, तो अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये भी थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, और नेक्स्ट मेजर सोर्स इसका वो है व्हीकल्स। कहां से निकलता है, ये व्हीकल से निकलता है। इससे भी वही प्रॉब्लम्स होती है जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ होती है इससे, और आप लोगों के साथ ही साथ इरिटेशन भी होता है लंग्स के अंदर। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें तो ये नॉक्स जो है ना, ये सारे के सारे जो अभी हम लोगों ने पढ़े, तो इन सब से स्मॉग बनता है, क्योंकि ये स्मॉग फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही मेजर कारक है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो आप लोग जानते हैं, HNO3 जो है वो किसके लिए है, आपके एसिडिक रेन के लिए भी जाना जाता है, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को आप लोग याद रखेंगे। अस्थमैटिक अटैक, ये कंडीशंस, ये जो है सांस लेने में तकलीफ जिनको होती है, ये किससे होती है, ये इससे होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से नहीं होती है। तो ये चीज भी हमको याद रखनी है। ठीक है जी, अगली अगर मैं बात करूं तो आ जाते हैं आपके कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट्स, और जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर सबसे ज्यादा टॉक्सिक गैसियस पॉल्यूटेंट की बात करूं तो वो आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। साइलेंट डेथ के लिए जाना जाता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है जी, इनकम्प्लीट कंबंशन से बनता है। देखो इनकम्प्लीट इसलिए, तभी तो मोनोऑक्साइड रह जाता है ना, इसीलिए इनकम्प्लीट कंबंशन से बनता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, इनसे भी आता है, ये भी एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है, ये भी याद रखना है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है बॉडी के अंदर, ये बड़ी कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम कर देता है, और यही जो पॉइजनिंग है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक्चुअली सीन क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के अंदर जाके उससे रिएक्ट कर देता है, और सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ में ले लेता है, क्योंकि ये O का जो मॉलिक्यूल है ये अकेला है, और ऑक्सीजन आपको पता है अकेले नहीं रह सकती, उसे डाई फॉर्म में रहना होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में रहना होता है। वैसे ये सारी चीजें हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप ये समझो कि हमारे ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन से क्या निकालता रहता है, ये ऑक्सीजन निकालता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये इतनी जल्दी और इतना फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ में कि हमारे को बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, कभी भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके आसपास के एनवायरमेंट में, या आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हेडेक मुझे हो रहा है, आई इरिटेशन मुझे हो रही है ना, और बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ जा रही है, कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा प्यास लगती है हम लोगों को रोजमर्रा से ज्यादा, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर CO नहीं CO2 बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये भैया टॉक्सिक होता है, इससे हेडेक वेडेक नहीं होता, इससे तो डायरेक्टली मतलब मेजर चीजें ही होती है, साइलेंट डेथ ही हो जाती है इससे। तो ये चीज याद रखिएगा हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कि ये वाटर अपना एयर से ज्यादा हैवी होता है। पहली बात तो ये सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और अगर बात की जाए तो वॉल्केनोज और फायर से ये निकलता है। ये कैसा होता है, एस्पाइएट ये गैस रहती है। ठीक है जी, इसके ज्यादातर हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि डिजीनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है, बड़ा लेथार्जिक आप लोगों को फील हो रहा है, तो होता है। इसके अलावा जो आप लोगों की कार्बोनिक रेन होती है वो भी इसी की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाते हैं। ये सारे के सारे मैं आपको गैशियस बता रही हूँ, गैशियस पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना,
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप लोग CFCs के नाम से भी जानते हो, जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, आप लोगों के एरोसोल से निकलती है, जो परफ्यूम हम लोग लगाते हैं, रूम फ्रेशनर्स हम लोग यूज करते हैं, इन सब से जो रिलीज होता है ये CFCs होता है आप लोगों का। तो CFCs जो है ये बहुत ही ज्यादा सीवियरली अटैक करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को। जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है वो जो पतली होती जा रही है, उसके अंदर जो होल होता जा रहा है, उसके लिए CFC सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हेलोजेंस और आपकी CFCs। देन बात की जाए आपका O3, दैट इज ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये क्या है, एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। वाटरी और इची आइज अगर होती है तो आप मानिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन ज्यादा हो गई है, O2 के साथ में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल। देन आता है VOC, जैसा हमने कहा अभी पढ़ा भी था, जो VOC है आप लोगों का वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे के सारे कार्बन बेस्ड केमिकल से बनाया जाता है। जब रूम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट होता है तो VOC बन जाता है। देखो ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, ये भी कैसा है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो फोटोकेमिकल प्रोसेस से ही आपका VOC बनता है। तो आपकी अगर स्किन पे, आई पर, थ्रोट पर, है ना, नोज में, इन सभी जगहों पर अगर इरिटेशन हो रही है तो इसके लिए होता है। अगर बात की जाए कि लंबे समय के लिए अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर VOCs होते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि लिवर आप लोगों का डैमेज हो सकता है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेंजीन जो है ये भी हमारे लिए बड़ा ही गैशियस पॉल्यूटेंट में आता है। बेंजीन अगर आप लोग को याद हो तो C6H6 है ना। एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आई शुड नॉट मेक इट लाइक दिस, आई शुड मेक इट प्रॉपरली, अदरवाइज इट इज वेरी बैड। इसको हम लोग बोलते हैं C6H6, ठीक है जी, ऐसे रिंग बीच में लगा दी जाती है यहाँ पर। तो ये जो होता है बेंजीन, ये कहाँ पे आता है, आपके पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स में होता है, फ्यूल एडिक्टिव होता है ये। यहाँ से भैया कैंसर होने के बड़े चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बोन मैरो जो होता है वो फेल हो जाता है, और आप सब लोग जानते हो बोन मैरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं एक चीज पूछूं, वैसे तो देखो अब इतना डीप क्वेश्चन बनी जाए तो बनी जाए, पर आप सभी लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो बोन मैरो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ बनता है। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो छोटा जो बच्चा होता है ना, इन्फेंट बेबी, उसके अंदर बोन मैरो अलग जगह बनता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बोन मैरो अलग जगह पाया जाता है। इसके बारे में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली इसका आंसर देने वाली हूँ कल के वीडियो के अंदर। ये पता लगाइएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप लोगों को डेफिनेटली मजा आने वाला है इसका आंसर सुन के। एथिलीन की अगर मैं बात करूँ तो एक और होता है आप लोगों का एथिलीन जो होता है, देखो ये प्लास्टिक्स के अंदर यूज होता है, पॉलीथीन और पॉलीमर्स बनाने के अंदर इसको बड़ा काम में लिया जाता है, इंडस्ट्री मेकिंग के अंदर ये यूज होता है एथिलीन, ठीक है। जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना एथिलीन, तो बेसिकली मतलब होता है C जो है वो 2 है, कार्बन जो है वो 2 है, ठीक है। जहां पर भी मिथाइल आ जाता है तो वहां पर C का एक मॉलिक्यूल है, ऐसा मान के चलिए। अब एक्सेस एक्सपोजर अगर इसका होता है तो वही हेडेक होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। कार्सिनोजन आप लोगों का यहाँ से बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसके बारे में। देन आता है एबेस्टोस आप लोगों का, देखो वैसे ही एक तरीके का प्लांट है, बट अगर बात की जाए तो ये जो आपके फाइब्रस मिनरल हैं उनके अंदर होता है, और इसकी ज्यादा मात्रा हमारे लिए बड़ी डेंजरस हो जाती है। इसको ज्यादा इनहेल कर लो ना तो बड़ी फैटल इलनेस हो जाती है।